हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है टीचिंग एट द रेट इजी में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो हमारी जो शिक्षा नीति आई है सबसे पहली बार कब आई थी? हमारे देश में सबसे पहली बार शिक्षा जो लाई गई थी 1986 ईस्वी में। सबसे पहली बार 1968 ईस्वी में सबसे पहली बार क्या किया गया था? शिक्षा को लाया गया था। उसके बाद जो 1986 में जो सेकेंड बार दूसरी बार क्या किया गया था? शिक्षा में परिवर्तन किया गया था, उसमें अपडेट किया गया था। जो 1968 का शिक्षा था उसमें क्या क्या किया गया है? उसको चेंजेज किया गया, परिवर्तन किया गया। 1900 कितना 86 ईस्वी में दूसरी शिक्षा नीति लाया गया था, उसमें परिवर्तन किया गया था। और 1986 का जो शिक्षा नीति था, 1986 का जो शिक्षा नीति था उसमें थोड़ा बहुत अपडेट करके कितना ईस्वी में अपडेट किया गया? 1992 में किया गया अपडेट। यानी 1986 का जो शिक्षा नीति था उसी को क्या किया गया? अपडेट किया गया, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किया गया, थोड़ा परिवर्तन किया गया, उसको 92 में क्या किया गया? अपडेट किया गया। और ये जो यानी 2020 का शिक्षा नीति है वो कितने सालों के बाद, यानी 34 ईयर्स के बाद, यानी 2020 में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। तो पहली बार जो हमारा शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हुआ वो 1968 ईस्वी में लागू हुआ। और दूसरी बार जो शिक्षा नीति लागू हुआ वो क्या 1986 में, और थोड़ा बहुत उसमें अपडेट किया गया, चेंजेस किया गया 1992 में। और ये जो 2020 का शिक्षा नीति है, ये 2020 का शिक्षा नीति उसको यानी तीसरा शिक्षा नीति बोल सकते हैं। और ये जो नीति आई है 2020 का, वो 34 ईयर्स के बाद, 34 वर्षों के बाद क्या किया गया? उसमें परिवर्तन किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। ये हो गया। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी गया है 2021 के सीटेट के एग्जाम में, कितने वर्षों के बाद यानी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया? तो 34 वर्षों के बाद यानी शिक्षा में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। और उसके बारे में एनईपी के बारे में, शिक्षा परिवर्तन जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ, उसके परिवर्तन लागू तो नहीं हुआ, उसको अपडेट किया गया अभी। और एनईपी 2020 का जो नीति है उसको हम बोल सकते हैं, एनईपी की जगह पे कभी कभी आ जाता है एनपीई, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। कभी उसको नेशनल पॉलिसी एजुकेशन भी बोल सकते हैं। एनईपी को कभी एग्जाम में आ जाता है एनईपी, कभी एनपीई भी आ सकता है, एनईपी भी आ सकता है, कभी कभी एनपीई लिखा आ सकता है, क्वेश्चन में आया भी है। तो उससे घबराना नहीं, उसको देखते दोनों एक ही है, चाहे एनईपी लिखे चाहे एनपीई लिखे, दोनों यानी सेम है। और ये जो एनईपी लाया गया था किसके अध्यक्षता में लाया गया, किसके यानी कौन सा पर्सन थे? तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट था, यानी उसकी के अध्यक्षता में क्या किया गया था? उस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। जो के कस्तूरी रंगन थे वो हमारे क्या थे? इसरो के पूर्व साइंटिस्ट थे, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे। उसी के अध्यक्षता में क्या किया गया था? एनईपी को लागू किया गया था, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई उसी को क्या किया गया था? यानी उसी के अध्यक्षता में रिपोर्ट लाई गई थी, उसी के अध्यक्षता में क्या किया गया था? उसके बाद जो एमएचआरडी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको क्या किया गया? चेंज करके यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया, शिक्षा मंत्रालय किया गया। जो भारत का जो पहले था पोस्ट था शिक्षा मंत्री के लिए था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 2020 में जो रिपोर्ट आई थी उसको क्या किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय क्या किया गया। तो उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, किस शिक्षा नीति के तहत एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय पोस्ट किया गया। तो वो एनईपी 2020 के तहत क्या किया गया? उसको मंत्रालय को चेंज किया गया। उसके बाद जो आता है उसमें न्यू फॉर्मेट क्या है, न्यू क्या है, पैटर्न क्या है? तो ये पैटर्न है उसमें 5+3+3+4, यानी उसका जो शिक्षा का पैटर्न उससे पहले जो आता था या उससे पहली जो बार चलता था वो 10+2 के फॉर्मेट में
चलता आया है, लेकिन इसी को चेंज करके क्या किया गया है, 5+3+3+4 के रूप में क्या किया गया, उस पैटर्न को दिया गया है। तो ये 5 क्या है, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये 4 है क्या है, तो उसको आगे हम देखेंगे, जानेंगे उसके बारे में। और ये 5 उसी के साथ साथ जो फॉर्मेट है उसमें बहुत सारे ऐसे बात को क्या किया गया, ध्यान दिया गया। उसके अंतर्गत बोला गया, कहा गया कि क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे को कैसे सर्वांगीण विकास होगा, ऑल एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया, शारीरिक से लेके कॉग्निटिव से लेके सोशल से लेके इन्वायरमेंट से लेके हर एस्पेक्ट को क्या किया गया, ध्यान में रखा गया। उसके बाद टीचर एजुकेशन, एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर शिक्षित होना चाहिए, उसको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होना चाहिए। उसके बावजूद ही वो बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर सकता है, बच्चे के साथ अच्छे से क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है, उससे अच्छा से बात कर सकता है, अच्छे से यानी उसको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो आता है ये 5 क्या है, शुरू का 5 इयर्स जो है वो क्या है, तो शुरू का 5 इयर्स को हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं शुरू के 5 इयर्स को। उसमें 2 कैटेगरी है, तो पहला का 3 यानी 2 कैटेगरी है। तो फर्स्ट 3 साल के लिए बच्चों के लिए क्या क्या किया गया है, खेलने के माध्यम से क्या किया गया, उसको सिखाया जाएगा, उसको जो भी नॉलेज देना होगा उसको, यानी घर पे रहने की ज़रूरत नहीं। बच्चे अगर है तो उसको सीधा स्कूल भेजो, स्कूल में ही क्या करेगा, खेल खेल के माध्यम से कोई भी बातों को भी सिखाएगा, उसको लर्न करवाया जाएगा। मान लो कि कोई चीज़ है, एप्पल है या बनाना है, तो एप्पल अगर लिया जाएगा उसको, और एप्पल को दिखा करके लर्न, उसको क्या किया जाएगा, सिखाया जाता है, एक्टिविटी करवाएगा। मान लो एप्पल है तो या तो डायग्राम के माध्यम से या चित्र के माध्यम से करेगा, जो उसके माइंड में बच्चों को क्या किया सिखाया जाएगा। हो सकता है तो उसको मान लो रखा हुआ चीज़ को उसको कहेगा हाँ ये एप्पल है। उसमें 3 इयर्स के अंतर्गत भी आ जाता है, या तो उसको इस ढंग से ले सकते हैं, नर्सरी LKG UKG। उसमें यानी शुरू का 3 इयर्स के लिए नर्सरी LKG UKG, ये 3 साल के लिए हो गया। और बाद का जो 2 इयर्स है क्लास 1 और क्लास 2 के लिए, यानी 2 इयर्स है, क्लास 1 और 2 के लिए ये हो गया। और 3 इयर्स नर्सरी LKG और UKG, ये 3 यानी इयर्स तीनों 3 साल के लिए किया गया। उसमें जो है आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है अभी तक यानी चलते आया है कि उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का क्या किया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन उसको एग्ज़ाम हटा दिया गया है, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। नहीं एग्ज़ाम आप मान ली पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप बिना एग्ज़ाम यानी दिए हुए आप अगले क्लास में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद है जो एज है, उसमें 3 से 8 साल कम से कम बच्चों का एज होना चाहिए, तो उस कैटेगरी में आपको फाउंडेशन स्टेज के कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। उसके बाद ये 5 इयर्स क्लियर हो गया। उसके बाद ये 3 इयर्स क्या है, ये 3 इयर्स 3 क्या है, तो ये 3 है, जो 3 है ये प्रिपरेटरी स्टेज है। क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ से बच्चों का क्या होता है, एग्ज़ाम यानी लेना स्टार्ट हो जाता है, यानी वहाँ से बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। स्कूल में कोई भी अगर बच्चा एडमिशन अगर लेता है 3rd से 5th क्लास, यानी प्री पे स्टेज क्या होता है, 3rd से 5th क्लास के बच्चों के लिए है। उसमें 3, 4th और 5th क्लास के बच्चों पढ़ सकते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में। वहाँ से क्या होगा, बच्चा का स्टडी होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा, यानी उसको पढ़ाया भी जाएगा, उसके बाद साथ साथ एक्टिविटी भी करवाया जाएगा। पढ़ाने के साथ साथ कोई भी चीज़ को एक्टिविटी करके देखना करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद जो होता है मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज, यानी मदर टंग यानी बच्चों को अपनी मातृभाषा में क्या करना आना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर बिहार में है तो बिहार में अगर भोजपुरी चलती है या तो मैथिली चलती है, तो उसको अपने भाषा में क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हो सकता है तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए। पहले मातृभाषा होना चाहिए, मातृभाषा के अलावा रीजनल लैंग्वेज पे क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। अगर कोई महाराष्ट्र का है तो मराठी उसको सबसे पहला प्रीफर देना चाहिए, मराठी। उसके बाद आप कोई हिंदी सीख सकते हैं या इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके बाद ये बोला गया कि रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात में है तो गुजराती को पहले गुजराती भाषा अगर सिखाइए, उसके बाद क्या इंग्लिश सिखाइए या हिंदी को बढ़ावा दे। अगर बंगाल से बिलोंग्स करते हैं तो बंगाली सीखिए, पहला मदर टंग। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यानी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दे सकते हैं। किस स्टेज में,
यानी प्रिपरेटरी स्टेज में मदर टंग को क्या किया गया, इम्पोर्टेंस दिया गया, बढ़ावा ज़्यादा दिया गया। उसमें जो है यानी 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए यानी उसमें प्रिपरेटरी स्टेज को मान्यता दिया गया। जब बच्चे 8 से 11 वर्ष होगा तो क्लास 3rd से 4th के बीच में रहेगा और वहाँ से एग्ज़ाम लेना शुरू हो जाएगा। उसमें बच्चे फर्स्ट यानी 3rd क्लास में है तो उसको एग्ज़ाम के माध्यम से 4th क्लास में प्रवेश होगा और फिर 4th क्लास में है तो उसको 5th क्लास में एग्ज़ाम के माध्यम से अगर पास होता है तो अगले क्लास में क्या किया जाएगा, प्रिपेयर कराया जाएगा। उसके बाद ये 3 हो गया। उसके बाद अगले 3 क्या है, अगले 3 है जो मिडिल स्टेज। क्या है, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो है बच्चों 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है मिडिल स्टेज। और उसमें जो है क्लास 6, 7th और 8 यानी उसमें बच्चा 6 क्लास, 7th क्लास और 8 क्लास में क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। और उसके साथ साथ है कोडिंग और डिकोडिंग या कंप्यूटर नॉलेज। उससे पहले होता था कि बच्चों को कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता, कोडिंग डिकोडिंग का नहीं यानी नॉलेज दिया जाता। जो सॉफ्टवेयर है हमारा C++, जावा है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे ब्रांच है, ये सब के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता। लेकिन मिडिल स्टेज के अंतर्गत कोडिंग और डिकोडिंग का क्या किया जाएगा, यानी पढ़ाया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा शिक्षकों के माध्यम से और कंप्यूटर के नॉलेज भी दिया जाएगा। उसके बाद वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा। यहाँ से वोकेशनल कोर्स का मतलब क्या, पढ़ाई के साथ साथ आपको कोई अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या साइड से आप कुछ करना चाहते हैं। साइड से करने का मतलब आप क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो क्रिकेट खेल सकते हैं साइड से, आप स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट कर सकते हैं, या शूटिंग में है तो शूटिंग में कर सकते हैं। आप मान लो किसी का सिलाई मशीन के प्रति क्या है, गर्ल्स का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो सिलाई मशीन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। माली है, बढ़ई है तो बढ़ई का दे सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन साइड से उसको क्या किया जाएगा, प्रिपरेशन किया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसी को कहते हैं वोकेशनल कोर्स, यानी पढ़ाने के साथ साथ अदर यानी चीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंतर्गत है कोई भी सब्जेक्ट क्या कर सकता है, स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। उसमें कहता है कि एनी सब्जेक्ट चूज बाय स्टूडेंट, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। उससे पहले था कि एक क्राइटेरिया फिक्स था कि ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन अब क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्ट है, कोई भी हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ, जीके जी या जो भी कुछ लेना है, आप तो SST पढ़ सकते हैं या साइंस का कोई पार्ट ले सकते हैं या आर्ट कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और उसके अंतर्गत मिडिल स्टेज में आपको इंडियन लैंग्वेज जो है 22 भाषा, कितने हैं, इंडियन लैंग्वेज 22 भाषा, कितना 22 भाषा है, इंडियन लैंग्वेज 22 भाषा है। तो 22 भाषा में क्या किया गया, उसको संस्करण किया गया है, प्रस्तुत किया गया है 22 भाषा में। तो 22 भाषा में क्या किया जाएगा, वो जितने भी ये पढ़ाया जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो 22 भाषा में क्या होगा, अवेलेबल होगा, वो क्या होगा, यानी उसको उपस्थित होगा और यानी 22 भाषा में आप सीख सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज। कौन सा स्टेज आता है, सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज क्या है, ये लास्ट का 4 है, यानी लास्ट का 4 है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9, 10th और 11, 12 के बच्चों के लिए है। उससे पहले होता था 10th के बाद होता 10+2, लेकिन अब जो सेकेंडरी स्टेज होगा वो क्लास 9 से होगा, 9th, 10th, 11, 12, ये 4 ईयर्स है, 4 वर्षों के लिए। यानी ये 4 जो है कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 9 से 12 तक के लिए है। उसमें जो बच्चा होगा 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। अगर एज 14 से 18 के बीच में है तो वो 9 से 12 के बीच में क्या कर सकता है, स्कूल में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद यहाँ है नो स्ट्रीम, उसमें कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, उसको स्ट्रीम को ख़त्म करें। स्ट्रीम का मतलब क्या, जो आप पहले बोला जाता था कि साइंस से है, आर्ट से है, तुम किस अथी से हो, साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, तो उस व्यू से आदमी देखता था कि अरे ये साइंस से है तो अच्छा स्टूडेंट होगा, ये आर्ट्स से है तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। कभी कोई कहता था कॉमर्स, वो कॉमर्स है, अकाउंट का काम करेगा या चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा, तो उसको क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब कोई आर्ट, साइंस या कॉमर्स कोई नहीं रह जाएगा। अब मल्टीपल सब्जेक्ट क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। अगर हमको आर्ट का कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो हिस्ट्री रख लेंगे, अकाउंट में हमको इंटरेस्ट है तो अकाउंट रख सकते हैं। मान लो साइंस का कोई चीज़ बायो अच्छा लग रहा है तो बायो रख सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स अच्छा लगा तो इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, इंग्लिश अच्छा लगा तो इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं।
अगर 500 का एग्ज़ाम होगा या 500 के तो एग्ज़ाम प्रिपेयर करता है तो 5 सब्जेक्ट अपने मन मर्जी के अनुसार चूज कर सकते हैं। उससे पहले क्या होता था, अभी के जनरेशन तक जो चलते आ रहा है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स 5 सब्जेक्ट है, तो साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं, जीके जीएस ले सकते हैं। एक फिक्स हो जाता था, जिसके कारण क्या होता था, स्टूडेंट के मन में जो इंटरेस्ट बना रहता वो कभी वो पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन अब जिसको जिस क्षेत्र में हमको अच्छा लग रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको हम इजीली वे में पढ़ सकते हैं, अपने मन अनुसार उस चीज यानी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ उसके बारे में है। उसके बाद यहाँ से जो है सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। 9th क्लास से आपको हर 6 महीना पे आपको क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल के द्वारा क्या किया जाएगा, सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम ली जाएगी उस 9 से 12th क्लास के बीच में। और उसमें जो है सेकेंडरी स्टेज में आपको यानी फॉरेन लैंग्वेज को क्या किया गया है, प्रीफेयर किया गया है, उसको बढ़ावा दिया गया है कि वहाँ आप सेकेंडरी स्टेज में 9 से आप 12th क्लास के बीच में हैं तो आप फॉरेन लैंग्वेज भी सिखा सकते हो। उसके लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसमें भी टीचर आएंगे जो फॉरेन लैंग्वेज सिखाएंगे, या ऐसा टीचर देंगे जो 9 से 12th क्लास के जो बच्चे होगा उसको पहले से क्या किया जाए, यानी टीचर के लिए वो कमेटी बैठाया जाएगा, उसमें लैंग्वेज जो थोड़ा बहुत नए 2-3 लैंग्वेज अगर फॉरेन लैंग्वेज जानता है तो उसको यानी पहले से ट्रेनिंग करके बच्चों के यानी 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, उसमें एडमिटेड किया जाता है उस टीचर को। ये हो गया। तो ये उसके अंतर्गत यानी ये भी क्वेश्चन आ सकता है या आया भी है क्या, सीटेट के क्लास में कौन सी ऐसे स्टेज है जिसमें फॉरेन लैंग्वेज का क्या किया गया है, मान्यता दिया गया, बढ़ावा दिया गया है, तो सेकेंडरी स्टेज। उसमें फिर क्वेश्चन आ सकता है किन बच्चों के लिए, किस एज के वर्षों के बच्चों के लिए, 14 से 18 वर्ष। और कौन फिर क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसा स्टेज है जिसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, तो सेकेंडरी स्टेज में सेमेस्टर सिस्टम का लागू किया जाएगा। उसके बाद फिर उसी में क्वेश्चन आता है मिडिल स्टेज में कि मान लीजिए कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें वोकेशनल कोर्स शुरू किया गया है, तो मिडिल स्टेज में क्या किया गया है, वोकेशनल स्टेज का शुरू किया गया है। और उसमें भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें क्या किया गया है, नो स्ट्रीम कोई भी यानी सब्जेक्ट को क्या किया गया है, मान्यता नहीं दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, तो सेकेंडरी स्टेज। और जो ये मिडिल स्टेज है वो किसके लिए है, 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए है। वो सीटेट के क्लास में सीटेट के बच्चों के लिए वहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ तक पूछ सकता है, जो 6th बीएड वाले स्टूडेंट है उसमें यहाँ तक आ सकता है क्वेश्चन, या तो इस क्वेश्चन फाउंडेशन स्टेज से आ सकता है, या तो प्रिपरेटरी स्टेज से आ सकता है, या मिडिल स्टेज से। 90% केस में मिडिल स्टेज तक, 90 या 98% तक इस स्टेज में आता है कि क्यों 6 to 8 के लिए होता है, और 6 to 8 के यानी हिसाब से वहाँ तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें हो सकता है कि कौन सी ऐसा जो भाषा लैंग्वेज को क्या किया गया, प्रिपेयर किया गया, तो मिडिल स्टेज में कोडिंग डिकोडिंग कौन स्टेज में सिखाया जाएगा, तो मिडिल स्टेज में, या वोकेशनल कोर्स तो मिडिल स्टेज में। और 3 वर्षों के बीच में बच्चों का एज क्या होना चाहिए, तो 11 से 14 वर्ष के बीच में। तो ये क्वेश्चन आ सकता। जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, जो प्राइमरी टीचर का जो तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 के लिए, तो उसके लिए वहाँ तक क्या आएगा, वहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी यानी स्टेज है जिसमें क्लास यानी बच्चों को क्या करेगा, प्ले के साथ साथ उसको एक्टिविटी करवाएगा। तो एक्टिविटी लर्निंग क्या होता है प्रिपरेटरी स्टेज में। उसमें कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ से बच्चों का क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम स्टार्ट किया जाएगा, तो प्रिपरेटरी स्टेज हो गया। फिर उसी में कहेगा कौन सी ऐसी क्लास है के बच्चों है जहाँ एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएगा, तो फाउंडेशनल स्टेज आएगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन का पैटर्न बन सकता है, उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, या तो उससे या उससे। अगर एक बार आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, यानी 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी में जो स्किल्स है, कौशल है, यानी टीचर के साथ साथ बच्चों का कैसा होना चाहिए, उसके बारे में क्या किया गया, बढ़ावा दिया उसके लिए। यानी सबसे बड़ी 3 पॉइंट पे क्या किया गया है, ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सबसे पहले क्रिएटिव थिंकिंग, या दूसरा डिसीजन मेकिंग, और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि आप कैसे सोचते हैं, कोई चीज़ आपको कुछ दिया जाता है तो किस वे में आप सोचते हैं उसको, यानी क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं हम। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दिया जाता है तो आप कैसे डिसीजन लेते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम
आपके ऊपर आता है या कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तो वो आप निर्णय किस वे में लेते हैं, कौन से काम को आगे करते हैं, कौन को पीछे करते हैं, कौन सा वे में करते हैं, वही उसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम जब देता है तो उसको किस वे में समाधान करते हैं, कैसे आप समाधान करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 3 पॉइंट पे क्या करता है, 21वीं सदी का स्किल्स के बारे में ये 3 पॉइंट मुख्य पॉइंट को क्या करता है, ध्यान देती है। और ये क्वेश्चन आपको सीटेट के पिछले ईयर 2021 के में वो क्वेश्चन आ भी चुका है कि 21वीं सदी का जो है कौशल है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर क्या करता है, यानी बढ़ावा देता है, उसको ज्ञात करता है। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड 2020 का नई शिक्षा नीति 2020 को जो है कौन किन पॉइंटों को ध्यान में रखती है, तो वो 360 डिग्री के बारे में बताते हैं कि यानी 360 का मतलब क्या, 360 का मतलब यही हुआ कि बच्चों के ऑल एस्पेक्ट को, बच्चा को क्या किया गया, सेंटर में रखा गया, बच्चा को सेंटर में रखा गया, यानी बच्चा को सेंटर में रखा गया है। सेंटर के चारों तरफ ऑल एस्पेक्ट यानी 360 उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 360 उसी को बोलते हैं कि बच्चे के चारों एस्पेक्ट को देखते हुए क्या किया गया, उसको ध्यान में रखा गया है कि कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को ज़्यादा यानी प्रॉब्लम करता है। उस पॉइंट को देखते हुए क्या किया गया, 360 नाम दिया गया। वो मल्टी डायमेंशन है, यानी एक से ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। जब भी एक से ज़्यादा हो या दो से ज़्यादा हो गया तो मल्टी डायमेंशनल हो गया। तो मल्टी डायमेंशनल के केस में क्या हो गया, कॉग्निटिव, उसके बाद अफेक्टिव और साइको मोटर, यानी ये 3 पॉइंट है। ये भी आपको सीटेट के क्वेश्चन या पेपर में पिछले साल देखने को मिला था कि मल्टी डायमेंशनल जो 360 डिग्री है किन किन मुख्य पॉइंट पे क्या करता है, निर्देश देता है। तो पहला कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, उसके बाद अफेक्टिव यानी प्रभावपूर्ण, उसके बाद साइकोमोटर मनोज्ञात्मक, मन के अनुसार आप कैसा मन होता है, किस मूड में आप कैसे करते हैं, तो साइकोमोटर के ये 3 पॉइंट पे ये क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल करता है। मुख्य पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन आ चुका है सीटेट के पिछले ईयर में। उसके बाद 360 का मतलब इसके अंतर्गत ये भी शामिल किया गया टीचर्स असेसमेंट, फिर दूसरा है सेल्फ असेसमेंट और पीयर्स असेसमेंट। तो टीचर असेसमेंट यानी टीचर का कैसा आकलन हो, चाहे टीचर स्टूडेंट के बीच कैसा यानी बॉन्डिंग होना चाहिए, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। वो बहुत अच्छा यानी क्या करता है, माहौल बनाता है। एक बच्चे और टीचर के बीच अच्छा अगर क्या रहे संबंध रहता है तो वो अच्छे से सीखता है, अच्छे से वो आगे की ओर बढ़ता है और शिक्षा में उसको क्या करना चाहिए, मदद मिलता है। इसलिए टीचर को क्या किया गया, फैसिलिटेटर का नाम दिया गया, सुविधादाता का नाम टीचर को दिया हुआ। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, जब आप पढ़ते हैं कोई भी चीज़ एक्टिविटी करते हैं, आप कितना लर्न किए, कितना रीड किए, उसके बाद टीचर स्टूडेंट के बीच में होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, हाई होगा या ज़्यादा होगा, धीरे धीरे अपर होगा। उससे तब पूछा जाएगा कि कैसा आप यानी तुम अपने आप को कितना परसेंट देते हो, कितना मार्क ज़्यादा देते हो, यानी तुम अपने आप से कितना परसेंट सेटिस्फाई हो, यानी कोई भी टॉपिक या कोई एक सब्जेक्ट में। तो अगर 5 मार्क का मार्क यदि 5 मार्क का कोई भी एक सब्जेक्ट में है अपने यानी सेल्फ असेसमेंट के लिए, तो 5 में से तुम अपने आप को कितना देना चाहते हो। तो स्टूडेंट अगर कॉन्फिडेंस होगा तो 5 में से 4 भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, 3 भी बोल सकता है। तो इसका भी मार्क जुटेगा आने वाले समय में, वो भी यानी उल्लेख किया गया है कि इसके बारे में एनईपी के बारे में। उसके बाद पीयर्स असेसमेंट, अभी के जो है मॉडर्न युग में जो है क्या है, पीयर्स क्लास में बहुत ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो एक दूसरे से गठबंधन सही नहीं होता है, एक दूसरे में झगड़ते लड़ते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखा गया कि बच्चे एक दूसरे से झगड़ते क्यों नहीं एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना रहता है, अच्छे से भी एक दूसरे से बिहेव करता है, जिससे उसको शिक्षा में मदद मिले, कोलैबोरेट कर पाए, एक दूसरे से सहयोग मिल सके, वो नहीं मिल पाता। अगर एक बच्चे को नहीं होता, अगर दूसरे से पूछता है तो वो नहीं बता पाते, या डांट देते या फटकार देते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं सीख पाते। तो उसके लिए भी पीयर्स असेसमेंट यानी साथी समूह का भी आकलन होगा। उसके साथी समूह से भी क्या किया जाएगा, राय विचार लिया जाएगा कि ये स्टूडेंट है, तुम इसको कितना मार्क देना चाहते हो, 5 में से कितना मार्क देना चाहते हो। 5 में से अगर 4 दे रहा है या 3 दे रहा है तो उससे क्या होगा, संबंध अच्छा बना रहेगा एक दूसरे से, उससे एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से कोई भी तरह का यानी क्या करेगा, कोई यानी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा एक दूसरे से, उससे बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, जिससे
यानी क्या होगा, पढ़ाई में उसको अच्छा यानी इम्प्रूव हो सकता है सबके पास, और बॉन्डिंग भी अच्छा होगा। तो ये सब पॉइंट था। उसके बाद आगे हम चलते हैं। इसके बाद जो असेसमेंट होगा, जो आकलन होता है टीचर का, स्टूडेंट का आकलन कैसे होना चाहिए, तो आकलन होना चाहिए रिजिड टू फ्लेक्सिबल, यानी बच्चे को जो पढ़ाने का जो माध्यम होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, हार्डनेस नहीं होना चाहिए कि उसको कड़कपन या उसको सजा देकर या नहीं होना चाहिए। उसको कोई भी चीज़ अगर होमवर्क देते हैं तो उसको इतना आसान बना दीजिए कोई भी चीज़ को कि लगे कि हाँ एजुकेशन वो क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, कि मान किसी एक्टिविटी करवा के, मान लो किसी डायग्राम के माध्यम से या कोई भी चित्र दिखा करके उसको क्या कीजिए, या पूर्व ज्ञान से जोड़ करके उसको सिखाइए, उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, लचीलापन बनाइए। असेसमेंट आकलन होता है रिजिड टू फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा है समेटिव असेसमेंट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी ये होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए समेटिव असेसमेंट टू, यानी रचनात्मक आकलन से लेकिन फॉर्मेटिव उपयोगात्मक आकलन होना चाहिए। कोई भी चीज़ को आप जब पढ़ाते हैं तो रचना कर कर के बताइए, ये नहीं कि मान लीजिए आप पढ़ा दिए, रीड कर दिए या एक्सप्लेनेशन कर दिए, या आप कोई भी चीज़ टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसको क्या क्लास से बाहर से जोड़ कर बताइए, कोई भी यानी इन्वायरमेंट से जोड़ कर बताइए, या कोई भी चीज़ घटना पर बताइए, उसको रचना करके क्या चीज़ कीजिए, कोई भी टॉपिक को पढ़ाइए, कोई भी यानी टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारा ऐसा पॉइंट होता है, उसको क्या कीजिए यानी रचना करके पढ़ाइए, और फॉर्मेटिव उसको इम्प्लीमेंट की ओर तरफ ले जाइए, उसी को कहते हैं समेटिव असेसमेंट टू फॉर्मेटिव। उसको यानी समेटिव असेसमेंट को यानी टू डिजायरेबल, यानी डिजायरेबल टू यानी फॉर्मेटिव की ओर ले जा सकते। उसके बाद है बहुत बार ऐसा है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है सबसे ज़्यादा बार जो 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर से जनवरी के बीच में ऑनलाइन मोड में, तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इन NEP 2020 5 पिलर ऑफ एजुकेशन, जो 2020 में जो NEP आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें 5 स्तंभ क्या है, पिलर का मतलब क्या, स्तंभ, स्तंभ ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, यानी एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में जो है 5 स्तंभ कौन कौन सा है, वो क्वेश्चन बहुत बार आया है। मैच कॉलम के दिया गया था, उसमें 5 की जगह पे 6 या 7 दे दिएगा, उसमें से यानी चूज करना रहता है कि 7 में से 5 वो कौन कौन सा है, तो उसको बहुत ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पहला है एबिलिटी, उपलब्धता। उसके बाद दूसरा है एफोर्डेबल, यानी एफोर्डेबल एजुकेशन, यानी सस्ती क्या होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए एजुकेशन। उसके इक्विटेबिलिटी, यानी समानता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए, सबके प्रति समान होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए ऊंच वर्ग का है तो उसके लिए स्पेशली कुछ रिकमेंडेशन करते हैं नीचे वगैरह, तो वो नहीं होना चाहिए, सबके समान शिक्षा होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी, यानी ये भी क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती है, तो क्वालिटी बेस्ड है, यानी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि गुणवत्ता, उसमें कोई भी यानी आप पढ़ाते तो उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, यानी उसमें थोड़ा अच्छा लेवल होना चाहिए। तो क्वालिटी पे क्या किया ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो ये भी इक्विटेबिलिटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, क्या मतलब, जवाबदेही, यानी आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक, उसको यानी एक आप एक्शन के रूप में लीजिए, उसको सही निष्ठा पूर्वक आप क्या कीजिए उस काम को यानी फिनिश कीजिए। नहीं ये नहीं कि मान लीजिए आज पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, मान लीजिए ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, कुछ दूसरे दिन कुछ और टॉपिक चला दिए, कुछ और चैप्टर पढ़ा दिए, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप लेते हैं तो उसको डील कीजिए अच्छे तरह से, उसको चैप्टर को पूरा फिनिश कीजिए, उसके बाद दूसरे चैप्टर को पढ़ाइए, यानी वही हुआ अकाउंटेबिलिटी। कोई भी निष्ठापूर्वक आप कोई भी काम कीजिए, एक अच्छे तरह से कोई भी चैप्टर को या कोई भी टॉपिक को क्या कीजिए, इंड कीजिए, ख़त्म कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए या क्वेश्चन आंसर कीजिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाइए। ये जवाबदेही हुआ यानी बच्चों के प्रति। और ये भी बात बोले यानी NEP हमेशा बच्चों को सेंटर माना है, यानी बच्चों को केंद्र में रख करके यानी सब कुछ डिसीजन लिया, उसको यानी कमेटी को रिपोर्ट बनाया। उसके बाद है फिर ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, इन NEP यानी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है
यानी एनएसी का नाम भी पूछ लिया, कितना बार ऐसा जो है कि एनएसी का नाम भी पूछ लिया। एनएसी का मतलब नेशनल यानी असेसमेंट सेंटर है, यानी राष्ट्रीय आकलन का जो सेंटर है, केंद्र है, कहाँ पे है, क्या किसको माना गया है। नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है परख नाम दिया गया उसको, सेंटर जो बनाया गया उसको क्या नाम दिया गया है, परख दिया गया। परख से नाम है, परख का मतलब क्या है, तो परख का भी यानी फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि एनएसी का फुल फॉर्म क्या है, एनएसी का केंद्र किसको माना गया, तो परख को माना गया। तो परख का मतलब क्या है, तो परख का मतलब होता है परफॉर्मेंस, यानी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपका परफॉर्मेंस लेवल कैसे आप डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, कि यानी आप स्लो है या बीच में आप स्टॉप कर जाते हैं। यानी आप एक साल के दौरान आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी टॉपिक, या हिंदी, इंग्लिश या रीजनिंग, जो भी आप पढ़ते हैं, तो आपका फीडबैक यानी देखा जाता है कि आपका यानी पिछले मंथ में क्या है, यानी वो टॉपिक पढ़ा तो 2 चैप्टर पढ़े हैं तो 2 चैप्टर के अलावा क्या क्या पढ़े हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस है, टेस्ट के माध्यम से या मौखिक टेस्ट होने की वजह से, यानी परफॉर्मेंस कैसा आकलन किया जाता है। उसके बाद ये क्या मतलब असेसमेंट यानी आकलन करना। उसके बाद आर से रिव्यू यानी समीक्षा करना, उसको देख रेख करना, कैसा है, कौन विद्यार्थी कैसा पढ़ने में, नहीं उसको क्या करना, फिर उसको रिव्यू करना, समीक्षा करना, बार बार उसको यानी ध्यान देना। उसके बाद ए से एनालिसिस यानी क्या करना, सस्लेशन करना उसको। उसके बाद हुआ कि के का मतलब हुआ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति करना। एच का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विचार यानी विकास। बच्चे को सभी तरह से क्या होना चाहिए, विकास होना है, शारीरिक के साथ मेंटली भी होना चाहिए, सोशली भी होना चाहिए, और यानी क्या है, इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। जैसे फिजिकली है तो आप शारीरिक आप अगर सही नहीं है पैर से या माइंड से या जो भी कुछ अगर नहीं है तो उससे भी कठिनाई का सामना पड़ेगा। फिर मान लीजिए आप समाज में कैसे रहते हैं, किसके साथ कैसा बैठते हैं, और उस समाज का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर अच्छे समाज से है, अगल बगल का माहौल अच्छा है, तो आप इजीली वे में कोई भी चीज़ इजीली वे से सीख सकते हैं। तो इसके बारे में ये है परख का फुल फॉर्म, ये असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस, के से नॉलेज, फॉर क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ परख। परख का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, उद्देश्य। परख परख जो रखा गया उसका उद्देश्य क्या था, क्या यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, यानी उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य यही था कि स्टैंडर्ड यानी सिटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस यानी मानक, मानदंड एंड दिशा निर्देश, यानी उसका उद्देश्य यही था कि यानी दिशा निर्देश जो दिया गया, जो रिपोर्ट तैयार किया गया, उसको अच्छे से क्या करे, फॉलो करे, और एक बच्चा को अच्छे से अच्छे यानी शिक्षा बेहतर हो सके, उसके बारे में ये कहा गया। और सिटिंग जो होना चाहिए वो भी प्रॉपर होना चाहिए। उसके बारे में बहुत सारे ऐसे पन्ना है लिखा गया, 109 पेज का है, उसके बारे में क्या कहता है, परख के बारे में बताया गया है। उसके बाद एमआरयू का भी क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एमआरयू का मतलब क्या है। तो एमआरयू का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या, एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा एजुकेशन होना चाहिए। आप जब भी पढ़ रहे हैं शिक्षा, तो क्या होना चाहिए, यानी डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। तो ये, और उसके बाद रिसर्च यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो रिसर्च के माध्यम से कोई भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, आगे की ओर ले जा सकते हो। तो उसके बारे में ये सब था, और सब बहुत ऐसा पॉइंट था जो आगे होगा, बताएंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस तरह का वीडियो आप यानी चाहते हैं कि और बनाए, तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा। तो चलिए, ओके, धन्यवाद।